लियू शेंग और काओ काओ शांति से बातें कर रहे थे, तभी मिल्टन गुस्से से भरे चेहरे और गुस्से से भरी आंखों के साथ उनकी ओर बढ़ने लगा। लियू शेंग को नीच कहते हुए मिल्टन ने दांत पीस लिए। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वह चिल्लाया कि वह एक तुच्छ प्राणी है जो नहीं जानता कि अपने लिए क्या अच्छा है और उसे इस महत्वपूर्ण अवसर पर काओ काओ के पास जाने की हिम्मत करने के लिए फटकार लगाए। मिल्टन ने अपनी बहन का नाम पुकारा। मिल्टन की आवाज सुनकर काओ काओ की आंखें आश्चर्य से भर आईं, जिससे वह कुछ उत्सुक हो गई। वह मिल्टन के पास गई, लियू शेंग की ओर इशारा किया और शांत और गंभीर स्वर में अपने भाई से कहा कि देखो, उसने किसे ढूंढ लिया है। क्योंकि लियू शेंग भी आ गया था। क्रोध से जलते हुए चेहरे के साथ मिल्टन चुपचाप लियू शेंग को देखता रहा। भयभीत या घबराए हुए महसूस करने के बजाय लियू शेंग ने बस एक शांत मुस्कान दिखाई। घमंडी भाव से मिल्टन ने उस पर लोन पर भरोसा करके इस घटना में फंसने का आरोप लगाया। उसने उससे कहा कि जाहिर है उसने उसकी चेतावनी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, और अगर ऐसा है तो वह उसे एक बार और बताएगा। अपनी मुठियां कसकर भींचते हुए और गुस्से से भरी निगाहों से मिल्टन ने उस पर चिल्लाया कि वह अभी वहां से निकल जाए, वरना वह और उसका दुखी ग्रह दोनों नष्ट हो जाएंगे। लियू शेंग मिल्टन की धमकियों से बेपरवाह बस चुप रहा। जब मिल्टन भौंक रहा था, तब कोई उसे पाकर खुश था जिसे वे ढूंढ रहे थे। ये सुनकर मिल्टन की आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही मिल्टन मुड़ा, उसका घमंडी भाव बदल गया और वह स्तब्ध रह गया। वह कोई और नहीं, बल्कि शक्तिशाली और भयभीत करने वाला योद्धा लैन था, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे कर लीं और एक शांत मुस्कान दिखाने लगा। घमंडी मिल्टन की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लैनचे अभी कुछ देर पहले उससे बात कर रही थी और क्या वह उसे ढूंढने आया था। लैनचे चुपचाप उनकी ओर चलने लगा। उसे पता ही नहीं था कि मिल्टन क्या सोच रहा है। मुस्कुराते हुए मिल्टन ने हाथ बढ़ाया और सच्चे मन से माफी मांगी, ये समझाते हुए कि वह तो बस महामहिम की तलाश में जाने की तैयारी कर रहा था, और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक कदम आगे बढ़कर सबसे पहले पहुंच जाएगा। लियू शेंग, जो मिल्टन के पीछे खड़ा था, चुप रहा, ये सोचकर कि यह आदमी अजीब है। आंखें बंद करते हुए मिल्टन ने घबराहट भरी अभिव्यक्ति दिखाई और खुद को मिल्टन का सिथ बताया। लैनचे उनके पास आया और उलझन भरी निगाहों से चुपचाप मिल्टन को देखने लगा। लैनचे ने उसे गौर से देखा और ठंडे भाव से पूछा कि वह कौन है और उसका रास्ता क्यों रोक रहा है। मिल्टन के हाव भाव अचानक बदल गए। उसकी आंखें आश्चर्य और उलझन से चौड़ी हो गईं, और वह सोचने लगा कि क्या महामहिम उसे ढूंढने नहीं आए हैं। लानचे ने ठंडे स्वर में मिल्टन की पीठ पर हाथ रखा और उसे रास्ते से हटा दिया, और उसे आदेश दिया कि वह वहां से चला जाए और जब वह श्रीमान से बात कर रहा हो तो बीच में दखल न दे। लियू मिल्टन अपना संतुलन खो बैठा और सवालों और उलझन से भरे चेहरे के साथ मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या लानचे को लियू शेंग जैसे व्यक्ति में इतनी दिलचस्पी क्यों है। लानचे चुपचाप लियू शेंग की ओर चलने लगा। हमारे लड़के ने कोई भाव नहीं दिखाया, और लोग ये देखने के लिए इकट्ठा होने लगे कि क्या हो रहा है। प्रशंसा से भरी मुस्कान के साथ लानचे ने सम्मान के संकेत के रूप में अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और महामहिम लियू शेंग से कहा कि उनका अमर वंश एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व है। तियान शे आकाशगंगा के मुख्य तारा क्षेत्र में भी। लियू शेंग बस लैनचे को देख रहा था। उसने एक सुनहरा कार्ड निकाला और उसे देते हुए बताया कि यमू क्षेत्र बहुत जल्द उसके लिए बहुत छोटा हो जाएगा। लियू शेंग ने सुनहरा कार्ड लिया और आश्चर्य और जिज्ञासा से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लैनचे ने बताया कि उसे उम्मीद है कि जब महामहिम मुख्य तारा क्षेत्र में जाएंगे तो वह लैन परिवार के घर एक अतिथि के रूप में आ सकेगा।
उसने स्पष्ट किया कि यह एक निमंत्रण था जो वह अपने पिता मार्क्वेस लेन्यो की ओर से औपचारिक रूप से दे रहा था। उसने लियू शेन को अमर वंश का योद्धा बताया। ये सुनकर उपस्थित अतिथि स्तब्ध रह गए। उन्हें लैन चे की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पसीने से लथपथ चेहरे के साथ उनमें से एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या लियू शेन महान अमर स्तर एक है। अनिश्चित नजरों से देखते हुए उसके दोस्त ने मुड़कर बताया कि इतनी खोजबीन के बाद वह एक मामूली सा दिखने वाला युवक निकला। जब लियू शेंग और लैन चे बातचीत कर रहे थे, उस आदमी ने लियू शेंग को देखना शुरू किया और उसकी आंखें खुशी और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह समझ गया था कि लैन चे परिवार को भी अपने कुल की ओर से उसे मनाने के लिए एक औपचारिक निमंत्रण देना होगा। यहाँ तक कि उसे महामहिम के सम्मान से पुकारना होगा। एक दयालु मुस्कान के साथ लियू शेंग लैन चे से बातचीत करता रहा। इसलिए बाकी लोगों ने भी फैसला किया कि उन्हें भी जाकर इस महान स्वामी के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। मेहमानों की भीड़ लियू शेंग की ओर दौड़ने लगी और उसे पुकारने लगी। ये देखकर लियू शेंग मुड़ा और मैं कुछ उलझन में पड़ गया। भीड़ ने हमारे लड़के को घेर लिया और सबने उससे विनती की कि वह उनके साधारण घरों में आए, उनके घरों में आकर बैठे या उनके परिवारों में शामिल हो जाए। लियू शेंग घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ये जानकर कि लियू शेंग एक महान अमर योद्धा है, मिल्टन की आंखें भय से भर आईं। उसे एहसास हुआ कि यह वह व्यक्ति था जिसे वह हमेशा नीची नज़र से देखता था, जिसके बारे में उसे पूरा यकीन था कि वह बार बार कियाओ कियाओ के पास आकर सिथ परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आज रात के उत्सव भोज का असली नायक वही निकला। जब भीड़ लियू शेंग को घेरे हुए थी, मिल्टन चुपचाप खड़ा देखता रहा, ये समझने की कोशिश करता रहा कि उसने क्या किया है। मिल्टन के मुंह से झाग निकलने लगा और वह अविश्वास में सोचने लगा कि क्या यही वह महान अमर वंश का एक अत्यंत रहस्यमय स्वामी यमू तारामंडल का महाज्ञानी है, जो हर 10 लाख साल में एक बार ही जन्म लेता है। मिल्टन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों से डर के आंसू बहने लगे। वह न केवल उससे संपर्क स्थापित करने में असफल रहा, बल्कि उसने उसे 2 बार नाराज भी किया था। ये खत्म हो गया। अगर उसके परिवार को पता चल गया तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस बीच कुछ ही दूरी पर कामुक कियाओ कियाओ चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और कुछ घबराहट और आश्चर्य से भर गई, ये सोचकर कि क्या यही वह ज्ञानी है जिसने उस दिन की घटना को अंजाम दिया था। लियू शेंग का धैर्य जवाब देने लगा। वह मुड़ा और गंभीर भाव से लैन चे को समझाया कि अभी उसे एक छोटी सी समस्या है, लेकिन वह उसके प्रस्ताव पर विचार करेगा। लैन चे ने सम्मान स्वरूप लियू शेंग के आगे सिर झुकाया। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा ही लग रहा था और महामहिम लियू शेंग का धन्यवाद किया। मुस्कुराते हुए मेहमानों ने लियू शेंग का नाम जपना शुरू कर दिया। लियू शेंग की आंखें चमक उठीं और वह भीड़ की ओर मुड़ा और इतने सारे लोगों को जमा होते देखकर उसके सिर में दर्द होने लगा। इसलिए उसे पता था कि उसे किसी भी तरह इससे निपटना होगा। उसी समय लैन चेंग का अंतरिक्ष यान उतरा और उसमें से लैन चेंग और झाओ लिन निकले। सूरज आसमान में ऊंचा चमक रहा था और ये देखकर लैन चेंग ने अपनी आंखें अपने हाथ से ढंक लीं, क्योंकि रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी। वह सोच रहा था कि उन्हें सूरज देखे हुए कितना समय हो गया है। झाओ लिन शांत रहा। वह लंबे समय तक बिना सूरज की रोशनी देखे यात्रा करने का आदी था। उनके सामने एक आदमी चश्मा पहने और सिगरेट पी रहा था। गंभीर भाव से उसने अपने नोटपैड में लिखना शुरू किया और बताया कि उनका अंतरिक्ष यान डॉक नंबर 284 पर खड़ा है और वे रसीद लेकर उसे ले जा सकते हैं। फिर उसने उन्हें जाने को कहा। लैन चेंग चुपचाप उस आदमी को देखने लगी। उस आदमी ने उन्हें एक रिपोर्ट दी और झाओ लिन उसे लेने के लिए आगे बढ़ा और उसे धन्यवाद दिया। क्रोधित भाव से लैन चेंग ने झाओ लिन से पूछा कि क्या वह बहुत देर से घुटनों के बल बैठा था और उसे इतनी देर तक बंद रहने के बाद भी धन्यवाद कहने के लिए डांटा।
झाओ लिन ने रिपोर्ट ली और शांत भाव से बताया कि उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था और बाहरी लोगों से बातचीत करने की अनुमति न होने के अलावा बाकी सब कुछ उच्चतम स्तर का था। महिलाओं से घिरे बिस्तर पर सोते हुए उसकी छवि झाओ लिन के मन में आई, जिससे पता चला कि वे उसे जो कुछ भी चाहिए था वह सब देती थीं। यहाँ तक कि महिलाएं भी। लैन चेंग चुपचाप सोचने लगा और फिर घबराकर उससे पूछा कि वह क्या बकवास कर रहा है और क्या उसे वाकई जेल में रहते हुए सबसे अच्छा व्यवहार मिला था। झाओ लिन ने उत्सुकता भरी निगाहों से उसकी ओर मुड़कर पूछा कि क्या उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। लैन चेन घबराया हुआ सा दिखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर एक बनावटी मुस्कान के साथ उसने कहा कि हाँ, बिल्कुल। उसके साथ भी। लैन चेंग अपने दांत भींचने से खुद को नहीं रोक पाया क्योंकि उसे याद आया कि उसे दीवार से बांधा गया था और जब एक आदमी स्टील के बल्ले से उसे प्रताड़ित करने आया तो वह चीख पड़ा। यह एक कैदी के लिए सबसे अच्छे व्यवहार से ज्यादा कुछ नहीं था। लियू शान के बारे में उससे जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था और वह वापस आने पर इसे सार्वजनिक करना सुनिश्चित करेगा। झाओ लिन चुपचाप लैन चेंग को देखने लगा। वह पास आया, हाथ बढ़ाया और शांत स्वर में उसे भूल जाने को कहा। उसने समझाया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और अब इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। ये पूछते हुए कि क्या ये जिंदा रहने लायक नहीं है, लैन चेंग अचानक अपने विचारों से बाहर आ गया। फिर उसने दांत भींच लिए और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे उससे कह रहे हैं कि इस बात को इतना तूल न दे। यह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में था जो कम से कम दीप्तिमान चंद्रमा के स्तर का था। एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति जो दीप्तिमान सूर्य के स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखता था। वह उसे सबसे पहले खोजने वाला था और यमू तारा क्षेत्र के लोगों ने उसे ऐसे ही छीन लिया था। झाओ लिन ने लैन चेंग को शांत करने की कोशिश में उसके कंधे पर हाथ रखा। एक झटके से उसके चेहरे पर एक भाव था। उसने उसे सकारात्मक पक्ष देखने को कहा, ये संकेत देते हुए कि शायद लियू शान की प्रतिभा उतनी असाधारण नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी, क्योंकि आखिरकार दीप्तिमान सूर्य का स्तर इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। लैन चेंग थोड़ा शांत हुआ, ये सोचकर कि झाओ लिन सही कह रहा था। पसीने से लथपथ चेहरे के साथ उसने बताया कि झाओ लिन ये बात बहुत हल्के में कह रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि उसके जैसे किसी व्यक्ति को उनके श्वेत धुंध क्षेत्र में प्रकट होने में कितने साल लगेंगे। तभी किसी ने घोषणा की कि अमर स्तर का गुरु मुश्किल से 20 साल का है और वह आश्चर्यजनक रूप से युवा है। ये सुनकर झाओ लिन और लैन चेंग कुछ उलझन में पड़ गए। दोनों उत्सुक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जिज्ञासा और आश्चर्य से भरे भावों के साथ कई लोग दौड़ने लगे, ये कहते हुए कि वे देखना चाहते हैं कि वह योद्धा कैसा दिखता है, क्योंकि वह अमर स्तर का था। शांत स्वर में लैन चेंग उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं या यह अमर स्तर क्या है। झाओ लिन चुपचाप सोचने लगा। फिर उसे पता चला कि यह महापुरुषों की महापुरुष है, एक भयानक शक्ति की वंशावली जिसकी संभावना खरबों में 1 खरब है और जिसका जन्म केवल तियान शे के मुख्य तारामंडल में ही हुआ था। लैन चेंग घबरा गया, क्योंकि उसने पहली बार इस स्तर के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में सुना था। आश्चर्य से भरी निगाहों से झाओ लिन को याद आया कि उन लोगों ने कहा था कि वह योद्धा 20 साल का था। लैन चेंग के चेहरे पर पसीना आ गया। उसे पहले से ही अंदाजा हो रहा था कि वह योद्धा कौन हो सकता है। जब लोग जश्न मनाने के लिए गुब्बारे छोड़ रहे थे, तभी एक हवाई जहाज आकाश में उड़ने लगा, ये घोषणा करते हुए कि वे यामू तारामंडल में एक अमर स्तर की पालौकिक शारीरिक संरचना वाले प्राणी के जन्म का बहुत खुशी से जश्न मना रहे हैं।
एक ऐसी प्रतिभा जो हर 10 लाख साल में एक बार ही जन्म लेती है। हवाई जहाज ने एक होलोग्राम प्रक्षेपित करना शुरू कर दिया। सबका ध्यान आसमान पर था, जिससे वे उस महान योद्धा को देखने के लिए उत्सुक थे। लैन चेन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, और उसका जबड़ा सदमे से खुला रह गया। हवाई जहाज ने हमारे लड़के का होलोग्राम आसमान में प्रक्षेपित करना शुरू कर दिया। और लैन चेन घबराकर चिल्लाया कि लियू शेन अमर स्तर का सितारा प्रतिभाशाली है। यह वीडियो का अंत है।